So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is spectral lines of hydrogen atom. So आज हम spectral lines की बात करेंगे, that is Lyman series, Balmer, Paschen, Brackett and Fern series की बात करेंगे। देखो इसके ऊपर 100% एक सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में, मतलब 100% इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है कंप्यूटर एग्जाम में। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कि इसके ऊपर किस तरह सवाल पूछा जाता है या फिर उनका पैटर्न किस तरह होता है। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है, एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितनी होते हैं, तो वो होते हैं E इज इक्वल टू -mg² e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square n square h square। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, उसके लिए हमने पहले रेडियस कैलकुलेट की थी। अब रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, तो बस एक ही लॉजिक यूज किया था कि जो कोलंबियन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और उस लॉजिक का यूज करके हमने रेडियस कैलकुलेट की थी, और बाद में रेडियस का यूज करके हमने एनर्जी कैलकुलेट किया। अब देखो अगर हम बोर सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, तो बोर सेकंड पोस्टुलेट आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन बस उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, तो एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होना चाहिए, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो उसमें ऐसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, ऐसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है। सो इस तरह अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती है, और उन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर एक बात, आप जितना ज्यादा दूर जाओगे ना इस न्यूक्लियस से, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, और उसी के हम आज बात करने वाले हैं। सो अगर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में, दैट इज इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m g e इप्सिलॉन 0 एंड h, इन सारी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। और यहां पर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे EH लिखते हैं। देखो अगर हम क्या करते हैं यहां पे, तो अगर हम क्या करते हैं यहां पे n की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज n क्या है यहाँ पे, तो इंटीजर मल्टीपल या फिर इसको हम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें एनर्जी लेवल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। कैसे, तो देखो अगर हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इस एनर्जी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो E ऑफ H फर्स्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो कितना होगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1² दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1² 1 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -13.6। सो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिला, -13.6, मतलब एनर्जी लेवल, दैट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल की हमें वैल्यू कितनी मिली, तो -13.6। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट इज सेकंड एनर्जी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो E ऑफ H2 इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे H लिखा है, दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय 2² दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज ये आता है -3.40। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज थर्ड एनर्जी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आएगा, सो E ऑफ H3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 3²। अब ये 3² कितना होगा, तो वो होगा 9, सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9, और ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पर सभी जो वैल्यूज है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है,
क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो ये वैल्यू जूल्स में आती है, उसको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सभी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम क्या करते हैं और एक एनर्जी लेवल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तो बस यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करना है ना, फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए। सो वो कितनी आएगी, तो E ऑफ H4 इज इक्वल टू कितना होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, और वो कितना होगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 16 है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और वो आती है -0.85। सो अगर हम क्या करते हैं, यहां पर ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितने आते हैं, तो ये आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ये कितने आ रही है, तो ये आ रही है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना n इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे कितने आते हैं, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितने हैं, n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, तो 4 है। और देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। सिमिलरली देखो यहाँ से भी हमें वही पता चल रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम क्वांटम नंबर्स बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये तो वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये वैल्यूज है ना माइनस में, मतलब निगेटिव में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। सो अगर हम यहाँ पर -13.6 की बात करते हैं तो -13.6 इज लेस देन -3.40, या फिर अगर हम यहाँ पे -1.51 की बात करते हैं तो -1.51 इज ग्रेटर देन -3.40। तो धीरे धीरे ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही है प्लस में। और अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लास्ट एनर्जी कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी 0, है ना, दैट इज n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। और देखो यहां पर ये मैंने जो गैप दिखाया ना एनर्जी लेवल्स में, वो धीरे धीरे क्या क्या कम किया है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फन की बात करते हैं। देखो बोर थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो बोर थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर से लोअर तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। देखो हायर से अगर लोअर आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, पर अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है लोअर से हायर तो वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। और वो एनर्जी कितनी होती है, तो वो एनर्जी होती है एनर्जी डिफरेंस के बराबर। देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होती है, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल होती है, और ये सभी हायर एनर्जी लेवल होती है। मतलब ये सभी 2, 3, 4 जितने भी आगे एनर्जी लेवल्स है वो सभी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स होती है। तो अगर हम बोर थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं तो वो होती है E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट इज एनर्जी डिफरेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर एनर्जी गेन करता है या फिर एनर्जी रिलीज करता है। अब यहां पर अगर हम क्या करते हैं, E2 और E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, तो हमें कितनी मिलेगी E2, दैट इज E2 कितना मिलेगा हमें, तो E2 इज इक्वल टू, देखो यहां पर सभी चीजें कांस्टेंट है। देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 इप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, बस यहाँ पे n कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, E2 के लिए n2 लिखेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा E2 के लिए, तो -mg² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0² n2² h²। देखो यहां पर हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमने n2 लिखा है। और सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बस हमें चेंज क्या करना होगा, तो n की जगह पे बस n1 सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है। सो E1 इज इक्वल टू कितना होगा, सो E1 इज इक्वल टू -mg² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0² n1² h²। और अब हमें क्या करना है, तो बस E1 एंड E2 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो E इज इक्वल टू E2 कितना है, तो ये -mg² e⁴ डिवाइडेड बाय
8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट, देखो यहाँ पर भी माइनस है इवन के लिए, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट डालना होगा और बीच में साइन है माइनस, सो इवन कितना है, तो ये माइनस एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस बन जाएगा, सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो माइनस एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर दैट इज n2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन गया, एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो ये टर्म पहले लेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये टर्म बाद में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, सो e इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब हमने ये टर्म पहले लिखी है इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ और n1 यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर अब हम ये टर्म बाद में लिख रहे हैं तो बीच में आएगा माइनस, सो एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। देखो यहाँ पर लगभग सभी चीजें कॉमन है, मतलब दोनों में, दैट इज एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4, देखो एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, ये सभी कॉमन है दोनों में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो e इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, तो जो चीजें कॉमन थी उनको ब्रैकेट से बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो देखो n1 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर, क्योंकि यही दोनों चीजें कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पर e कितना होता है, तो वो e होता है hf के बराबर, और यहाँ पे f क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो f इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, दैट इज e इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सो e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। हम क्या करेंगे, तो e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर एज इट इज, सो एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखो हो गई इक्वेशन, कैसे, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा को सेपरेट करना है, सो एच सी जो यहाँ पे न्यूमरेटर में उस तरफ अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये एच सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा 1 बाय लैम्डा के लिए, सो देखो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 एज इट इज डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर एज इट इज, और जो चीजें यहां पर न्यूमरेटर में यहां पे जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, सो एच सी जो यहां पे न्यूमरेटर में यहां पे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होगा, सो एच सी एज इट इज इन टू ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर एंड एच ये क्या बन जाएगा, तो एच क्यूब बन जाएगा, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू
एम जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और देखो यहां पर ये सभी चीजें कांस्टेंट है। देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 इप्सिलॉन 0 h सभी कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट के लिए हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज r, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहां पर ये r कितना है, तो r है m जी स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब सी। और ये वैल्यू सरप्राइजिंगली 1 आती है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। दैट इज इसकी वैल्यू, दैट इज आर की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर जितनी होती है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हमें इतनी मिलती है। और देखो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, लाइमन सीरीज की बात करते हैं। देखो लाइमन सीरीज के लिए जो आपका n1 होता है ना, वो होता है 1 और n2 होता है 2 3 4 5। मतलब यहां पर अगर हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू r। देखो यहां पर n1 होता है 1 और n2 होता है 2 3 4 5, मतलब उसके बाद वाले नंबर। सो यहां पर क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहां पर n2 कितना होगा, तो n2 होगा 2 3 4 5। देखो आज बहुत बार हटा के फिर से लिखना पड़ा है। देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 होता है 1 लेकिन n2 होता है 2 3 4 5। आपको न्यूमेरिकल इसी तरह पूछा जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइमन थर्ड सीरीज या फिर सेकंड सीरीज। तो आपको क्या करना होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है n1, आपको बस n2 की वैल्यू यहाँ पे देखनी होगी। अगर आपको बोला जाए कि थर्ड सीरीज के लिए क्या करो, लाइमन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो थर्ड सीरीज में क्या होगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको n2 की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहां पर थर्ड मतलब 3 सब्स्टिट्यूट नहीं करना आपको। यहां पर आपको n2 इज इक्वल टू थर्ड सीरीज के लिए बोला जाए तो आपको n2 इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट सीरीज सेकंड थर्ड, मतलब आपको 4 सब्स्टिट्यूट करना होगा n2 की जगह, या फिर इसको हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा बोला गया है कि वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए लाइमन अल्फा सीरीज के लिए, तो आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 है। या फिर बीटा सीरीज के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, बीटा इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। या फिर डेल्टा सीरीज के लिए कितना है, 5 है, तो n2 की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करना होगा अगर आपको डेल्टा सीरीज के लिए पूछा जाए। या फिर यहाँ पर और एक पैटर्न है, आपको ये बोला जा सकता है कि मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपको क्या करना होगा, n2 की जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना होगा। दैट इज n2 इज इक्वल टू तो अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ पूछे लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ, तो आपको क्या करना होगा, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि तब ये टर्म पूरी चली जाएगी 1/n2 स्क्वायर, तब आपको क्या मिलेगी, तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। या फिर अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब जो फर्स्ट नंबर आता है ना यहाँ पे किसी भी सीरीज का, ये होगा आपके लिए मैक्सिमम नंबर के लिए। सो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट नंबर कौन सा है, n2 के लिए तो 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए तो n2 इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। या फिर देखो पैटर्न देखो, एक तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के पैटर्न में पूछा जा सकता है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीरीज के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मिनिमम मैक्सिमम के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर आपको बोला जाए कि सेकंड सीरीज, तो सेकंड सीरीज कहाँ होगी, देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। सेकंड सीरीज मतलब आपको 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। या फिर थर्ड सीरीज के लिए पूछा जाए
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आपको 4 सब्स्टिट्यूट करना होगा N2 की जगह पे। अगर हम बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, देखो ये पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, पहले लाइमन आएगा, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट एंड उसके बाद फंड आएगा। अगर आपको बाल्मर सीरीज के लिए पूछा जाए तो बाल्मर सीरीज के लिए N1 होता है 2 और N2 होता है उसके बाद 3 4 5 6। मतलब देखो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहां पे N2 होता है 3 4 5 6। तो अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो बाल्मर सीरीज के लिए देखो तो N1 इज इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन N2 कितना आएगा, तो 2 के बाद 3 4 5 6। सेम पैटर्न होगा। अगर आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा पूछा जाए तो ये अल्फा बीटा गामा एंड ये डेल्टा, या फिर सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज। तो आपको क्या करना होगा, थर्ड बोला है तो 1 2 3, थर्ड के लिए आपको N2 इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना होगा फॉर बाल्मर सीरीज। या फिर सिमिलरली मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, तो N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी सीरीज हो। तो अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए N2 का फर्स्ट नंबर जो होगा वही सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वेवलेंथ बाल्मर सीरीज के लिए पूछी जाए तो आपको क्या करना होगा, N2 इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। और अगर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं पास्चन सीरीज की, तो पास्चन सीरीज में देखो पास्चन सीरीज में जो N1 होता है वो होता है, देखो लाइमन के लिए 1 है, बाल्मर के लिए 2 है, तो लाइमन के लिए 3 आएगा। सो N1 इज इक्वल टू 3 होगा फॉर पास्चन सीरीज माइनस 1/N2 स्क्वायर। और यहाँ पे N2 कितना होगा, N2 होगा 4 5 6 7। तो अगर पास्चन सीरीज पूछा जाए तो आपको N1 इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, N2 इज इक्वल टू कितना करना है, तो 4 5 6 7। पैटर्न सेम है। अगर आपको फर्स्ट सीरीज पूछा जाए तो N2 इज इक्वल टू 4, सेकंड सीरीज पूछा है तो 5। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे जितने भी आगे सीरीज है, ब्रैकेट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकेट के लिए देखो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट के लिए 1/λ इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट। अब देखो लाइमन के लिए N1 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए होगा 4। सो 4 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और यहां पर अब N2 कितना होगा, N2 होगा देखो 4 है तो 5 6 7 8, 5 6 7 8। देखो इसके बाद वाला नंबर होता है आपका N2, सो 5 6 7 8। और सिमिलरली अगर हम फंड की बात करेंगे तो फिफ्थ क्या है, फंड। यहाँ पे P साइलेंट है, तो फंड के लिए 1/λ इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर होगा 1/5 स्क्वायर। N2 कितना होगा, अब अगर ये 5 है तो 6 7 8 9। तो N2 होगा 6 7 8 9। तो सिमिलरली पैटर्न सेम ही होगा। अगर आपको बोला है कि थर्ड सीरीज के लिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आपको N2 इज इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करना होगा। और देखो मिनिमम वेवलेंथ कोई भी सीरीज के लिए पूछी जाए तो आपको N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही सब्स्टिट्यूट करना है। और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए तो आपको N2 का जो फर्स्ट नंबर होगा, अब यहाँ पर कितना है N2 5 फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कितना है 6। तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए किसी भी सीरीज के लिए तो N2 जो फर्स्ट नंबर होगा वही सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो ये था स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।